चार्ट आपके सामने बना हुआ है बीओपी का। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिक पढ़ाया था आपको कि फीचर क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और एक देश के दूसरे देश के साथ कितने तरह के लिंकेजेस होते हैं। ये मैंने कल आपको रिवाइज कराया। एक बार कल के रिवीजन को भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बोलते रहना। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैंने आप लोगों को कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के फीचर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम पे बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड और पेमेंट रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड पे और रिसिप्ट रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अगर मान लो मैंने ये मार्कर खरीदा तो मैंने तो ये इंडिया से ही खरीदा है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। मान लो ये बोर्ड मैंने चाइना से इंपोर्ट किया होता तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। ये है चाइना का ही, लेकिन मैंने चाइना से नहीं लिया, मैंने तो दिल्ली से लिया है। दिल्ली वाली फर्म ने इसको चाइना से इंपोर्ट किया है, तो दिल्ली ने और वो चाइना की फर्म ने जो ट्रांजैक्शन किया वो बीओपी में आएगा, और मैंने दिल्ली वाली फर्म के साथ जो ट्रांजैक्शन किया वो इसमें बीओपी में नहीं आएगा। तो एक पार्टी इंडिया की होनी चाहिए और एक रेस्ट ऑफ दी। फिर कल मैंने आपको ये भी बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने के क्या फायदे होते हैं। तो एक आपको बताया सॉस मैंने न्यूमेरिक, क्या? वेयर एस इज फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बीओपी बनाने से हमें क्या पता चलती है हमारी, जैसे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या हम इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते। मैंने कल आपको बताया हमारी वीकनेस है क्रूड ऑयल। तो ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि भारत सरकार बीओपी बनाता है। अगर भारत सरकार बीओपी ना बनाता तो मुझे ये पता नहीं चलता। फिर ओवरऑल गेन एंड लॉस हमें पता चलता है। फिर ए का मतलब है अकाउंटिंग एब्रीविएशंस को करेक्ट करता है, ये भी कल बता दिया। डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट। फिर मैंने बताया ए फॉर अफेक्टेड, ये बताता है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी से अफेक्ट हुए कि हमने वर्ल्ड इकोनॉमी को। और लास्ट एस फॉर सिग्नल्स, प्रोवाइड करता है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये हमें बताता है कि फ्यूचर में हमें पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट। ये हमारा बीओपी का एडवांटेज। फिर मैंने कल 3 तरह के लिंकेज भी बता दिए थे आपको। अगर एक देश दूसरे देश के साथ लेबर की वजह से लिंकेज है तो एक देश दूसरे देश के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से है तो प्रोडक्ट लिंकेज, और एक देश दूसरे देश के साथ पैसों की वजह से लिंक्ड है, फाइनेंशियल लिंकेज। अब आज बीओपी बनता कैसे है उसकी चर्चा कर लेते हैं। फीचर हो गए कल, एडवांटेज हो गए, लिंकेज हो गए और कॉमन डेफिनेशन हो गई। ये देखो, ये चैप्टर हो गया पूरा। बीओपी में 2 साइड होती है, करंट अकाउंट और एक 2 अकाउंट होते हैं। फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि करंट अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट और कैपिटल अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट और डेबिट माइनस से डिनोट होगी और क्रेडिट। डेबिट साइड में सारी पेमेंट्स आएगी, क्रेडिट साइड में सारी, यहाँ पे सारी पेमेंट आएगी, यहाँ पे सारी। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में भी 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अब करंट अकाउंट में आइटम्स क्या क्या आती है, ध्यान से सुनना। करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 3 आइटम्स। नंबर 1 विजिबल ट्रेड, नंबर 2, नंबर 3 इनविजिबल में फिर 2 होते हैं, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। बराबर सुनना। देखो, जब भी मैं आपके साथ ट्रेड करूं, आप एक कंट्री हो, मैं एक कंट्री हूं, पहले तो ये बात याद रखना कि आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन बीओपी में तभी आएगा जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। दोनों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मतलब ही नहीं है और दोनों इंडिया के हैं मतलब ही नहीं है, एक इंडिया का और एक इंडिया के। चलो सुनते रहना। अब मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं इंडिया का हूं, आप इंडिया के बाहर के हो। मैंने आपसे गुड्स खरीदा, मैंने आपको गुड्स बेचा, तो वो विजिबल ट्रेड में आएगा। किस में आएगा? तो विजिबल ट्रेड मींस ट्रांजैक्शन इन गुड्स ओनली, विच इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ। It is called visible because
गुड्स कैन बी सीन while crossing national boundaries. तो इसको फिजिकल क्यों बोलते हैं, विजिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुड्स को हम लोग नेशनल बाउंड्री क्रॉस करते वक्त देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैंने चाइना से ये मंगाया, विजिबल ट्रेड में आएगा, ये मंगाया विजिबल ट्रेड में, ये मंगाया विजिबल ट्रेड, ये विजिबल ट्रेड, ये मंगाया, हर चीज किस में आएगी, विजिबल ट्रेड। तो पूरे करंट अकाउंट का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है, विजिबल ट्रेड, क्योंकि हर तरह के गुड्स किस में आते हैं, विजिबल ट्रेड। और हम गुड्स का इंपोर्ट भी करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो विजिबल ट्रेड में आएगा। ध्यान से सुन लेना, फिर बाद में भी रीड कर लेना, ऐसा वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ देखो, अब इनविजिबल बोलो, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इसमें लिखोगे इट इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर बाद में इसको विजिबल इनविजिबल क्यों बोलते हैं, इसका मतलब समझाना। इसमें लिखोगे ये नेशनल बाउंड्री क्रॉस करते वक्त नजर आते हैं तो विजिबल है, ये नेशनल बाउंड्री क्रॉस करते वक्त नजर। अब मैंने यहाँ से किसी बच्चे को पढ़ाया जो कहाँ पर है, दुबई में है, तो मेरी सर्विसेज दुबई जा रही है, या मैं यहाँ बैठा बैठा कोई अकाउंटिंग का टास्क कर रहा हूँ और फिर P&L बैलेंस शीट बना के दुबई भेज देता हूँ, और वहाँ की कंसल्टेंसी फर्म जो है वो मेरे को, जो भी अकाउंटिंग फर्म है वो मेरे को यहाँ पैसे दे देती है। क्या मेरी सर्विसेज दिख रही है? कमा तो रहा हूँ ना, लेकिन तो ये किस में आएगा बच्चों, इनविजिबल ट्रेड में। एक हो गया विजिबल, एक हो गया, बराबर सुनते रहना गौर से, यही याद हो जाना चाहिए। तो गुड्स में जब हम डील करते हैं तो विजिबल ट्रेड, और सर्विसेज में डील करते हैं तो इनविजिबल ट्रेड। फिर दो तरह का है, फैक्टर इनकम और सामने देखो, फैक्टर इनकम को हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर मैं बाहर सर्विसेज दूंगा और उसके लिए पहले पैसे लगाऊंगा और मेरे को इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इनकम मिल रही है तो वो मेरी फैक्टर इनकम। और बाहर अगर मैं अपनी सर्विसेज नहीं लगा रहा, अपनी स्किल्स लगा रहा हूं और मुझे पैसा मिल रहा है तो वो नॉन फैक्टर इनकम है दोनों सर्विस। अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें पैसा लगाना पड़ता है प्योरली। अब जैसे सपोज करो मैंने एक जिम खोला, तो मुझे क्या करना है, एक पैसा लगाना है बस, ट्रेनर रखने, बाकी सब ऑटो पायलट मोड पे चलेगा और पैसा आएगा। तो मैं जो जिम से कमाऊंगा वो सर्विस का पोर्शन है। लेकिन अगर मुझे कोचिंग खोलनी है तो मुझे सर्विस भी लगानी पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसे की मात्रा कम होगी और सर्विस की मात्रा। आज आप यहाँ पे ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये सब देखकर नहीं आते हो, मेरी सर्विस देख के आते हो। लेकिन जब आप जिम जाओगे तो वहाँ पे आप पहले क्या देखोगे कि वहाँ इक्विपमेंट कितने हैं, ट्रेनर कैसा है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें देखकर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो कई सारी सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस मैंने क्या करा, मुथ्यूत फाइनेंस से बहुत सारे ट्रक फाइनेंस करवा लिए, 15-20 ट्रक रखवा लिए, एक जगह ले ली, लो भैया, और 15-20 ड्राइवर रख लिए। अब आपको इंडिया में कहीं भी माल पहुंचाना है, आप मेरी ट्रांसपोर्ट की सर्विस लो, मेरे ड्राइवर पहुंचा के आएंगे। क्या दे रहा हूं मैं, सर्विस। लेकिन उसके लिए मुझे पहले क्या लगानी पड़ी, कैपिटल, वो भी बहुत छोटी मोटी नहीं, बड़ी कैपिटल। तो सारे ट्रक लगाए, ये जब भी आप यही सर्विसेज इंडिया के बाहर दोगे, जैसे वहां मैंने कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दी इंडिया के बाहर, तो वो फिर मेरी कौन सी इनकम हो गई, फैक्टर। वहां मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली और वहां से मेरे को रेंट आ रहा है, ये कौन सी हो गई, फैक्टर। तो याद रखना, फैक्टर इनकम इज प्योरली इन्वेस्टमेंट इनकम इन विच द परसेंटेज ऑफ स्किल इज वेरी लेस एंड परसेंटेज ऑफ कैपिटल इज वेरी हाई। तो ऐसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे। ये आपको समझाने के लिए, लिखना मत ये, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। तो फैक्टर इनकम में इन्वेस्टमेंट का पोर्शन ज्यादा होता है और स्किल का पोर्शन, और नॉन फैक्टर में पूरा पूरा किसका होता है, स्किल का। लेकिन दोनों आते किस में है, क्योंकि दोनों में हम लोग गुड्स में ट्रेड नहीं कर रहे, दोनों में हम कुछ दे नहीं रहे। आज एक बात बताओ, मैं अगर आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस दूंगा तो मेरे ट्रक से आपका माल इधर से उधर जाएगा, आपका ही माल है, आप मुझे दोगे क्या, मैं तो बस उस माल को डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगा। आप मुझे जो पैसे दोगे वो किस चीज के दोगे, सर्विस के, कि मैंने आपको ट्रांसपोर्ट की क्या दी, मैंने आपको इंश्योरेंस की क्या दी, मैंने कम्युनिकेशन की क्या दी, टीचिंग की क्या दी, तो है दोनों सर्विस।
इसलिए सर्विसेज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनविजिबल में। बस उसको बाइफरकेट करते हैं कि फैक्टर इनकम है या, इतना क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। तो ये हम लोगों ने करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड भी रिकॉर्ड कर लिया और इनविजिबल ट्रेड। बराबर सुन रहे हो एक एक बच्चा? करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल। अब एक बात बताओ, अमेरिका वाले ने यहां सर्विस दी है तो करंट अकाउंट में कहां आएगा? करंट अकाउंट में कहां आएगा? अमेरिका वाले बंदे ने यहां सर्विस दी है, तू बोल। सर्विस मान ले टीचिंग की दी है, पेमेंट साइड में आएगा। किस में? डेबिट साइड में। कहां? पूरा बोलो ना। करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कहां? इनविजिबल। इसका टेस्ट दिया था, क्वेश्चन दिया था, सही था वैसे तो बहुत सारे बच्चों का, कुछ एक 10-20% का ही गलत था, पूरा सही था। तो देखो करंट अकाउंट में कहां आएगा? इनविजिबल ट्रेड में। इनविजिबल में भी कहां? डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। और अगर यही सर्विस मैंने दी होती अमेरिका वाले को तो क्रेडिट, क्योंकि मैं दूंगा तो पैसा आएगा, वो देंगे तो पैसा जाएगा, गोरे देंगे पैसा जाएगा, हम देंगे सर्विस तो पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब रिसिप्ट और जाएगा मतलब पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड इन। एकदम क्लियर है ये? अब यही चीज इसके ऐसे दे देगा ये कि हमने चाइना से कोई खिलौने खरीदे, बताओ बीओपी में कहाँ आएगा? आप बोलोगे करंट अकाउंट में, विजिबल ट्रेड में, पेमेंट साइड पे। पूरा लिखना, बोलो करंट अकाउंट में, विजिबल ट्रेड में, पेमेंट साइड में। पूरा लिखोगे 1 नंबर मिलेगा, आधा लिखोगे आधा नंबर मिलेगा। समझिए बराबर? 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट आएंगे, तीनों में पहचानना है आपको। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया तो, डायरेक्ट आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट तो ऐसा आता है इसमें, करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट समझाओ। तो क्या क्या समझाना है? विजिबल ट्रेड। बच्चों बराबर सुनते रहना, हर चैप्टर के हर टॉपिक के रिवीजन में ये बता रहा हूं उसके अंदर क्वेश्चन कैसा बनेगा। पढ़ तो पहले ही चुके हैं, डायरेक्ट बनेगा कि इनडायरेक्ट बनेगा, बराबर सुनते चलना। बजट के अंदर बता दिया था तुम्हें, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट हुआ है कि रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, और अब तो बजट भी आएगा। तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन एक नया वाला छप के आ जाएगा, अभी की रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से 100%। एक केस स्टडी तो तुम्हारी 1 फरवरी को रिवील हो जाएगी कि कैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है, इसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर अगर रियलिस्टिक केस स्टडी आई तो कैसे आएगी कि अभी इस साल में जिस भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ होगा उस चीज को बेस बना के एक क्वेश्चन दे देंगे। फिर एक तुमसे कुछ वैल्यूज पूछेंगे कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है कि इंपोर्ट इंडिया में ज्यादा क्यों हो रहा है, एक्सपोर्ट इस चीज का ज्यादा क्यों है। तो उसमें तुम्हें तुम्हारी स्किल यूज करके आंसर देना है, उसका कोई एक आंसर नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन हर बार आता है 80 नंबर में से, या तो इंडियन इको में आएगा या मैक्रो में आएगा। ये मैं तुम्हें इंडियन इको में भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आएगा ही आएगा, लिख के ले लेना। उसके लिए कोई तैयारी नहीं करा सकते, उसके लिए सिर्फ तुम्हारा करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें मैं जब इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है वो सब अपडेट तुम्हें देता रहता हूँ। कई बार ग्रुप में भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आने लायक लगती है, ठीक है। एक में तो वो तुम्हारी स्किल टेस्ट करेंगे कि भैया 100 नंबर तो उसी को दे जिसका इकोनॉमिक्स वाकई में अच्छा हो, सिर्फ रट के अच्छा ना हुआ हो। दैट इज वॉट दे थिंक, ठीक है। वो तो ऐसा ही सोचते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स भी हर एग्जाम में टेस्ट होनी चाहिए। बच्चे का करंट अफेयर कितना अच्छा है, इकोनॉमी को कितना समझा है, ठीक है। रट के 90 ले आओगे, 95 ले आओगे, 100 के लिए जो है आपका करंट अफेयर भी साथ के साथ अच्छा होना चाहिए। देखो हर पेपर का मेरा एनालिसिस ये कहता है, और आप भी देख लेना पिछले साल का, पिछले के पिछले। एक आपको कोविड का क्वेश्चन दिख जाएगा, एक आपको G20 का क्वेश्चन दिख जाएगा। पिछले साल हमारे देश में G20 समिट हुई, तो देखो पिछले साल G20 का एक क्वेश्चन है। उसके पहले पैंडेमिक था, उसके पहले वैक्सीन वगैरह बनी थी, उसके क्वेश्चन है। हर बार जो इकोनॉमी में चल रहा है ताज़ा, उसको किसी चैप्टर से लिंक करके एक केस स्टडी बना के दे देंगे। समझिए बराबर? उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना गलती से भी, उसमें तुम जो भी लिखोगे ना तुम्हें नंबर मिलेंगे, जो भी लिखोगे, क्योंकि उसका कोई एक आंसर नहीं है। अपना यूज करना, थोड़ा सोचना कि वो चैप्टर से कैसे लिंक हो रहा है, फिर चैप्टर के पॉइंट्स को उसके अंदर फिट करके अच्छे से लिख के आना। चलो खैर आगे आते हैं। करंट अकाउंट की 2 साइड होगी, अब तीसरी साइड ट्रांसफर पेमेंट। सामने देखो, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है, नेशनल इनकम में बताया था, दोज पेमेंट विच टेक प्लेस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अगर मैं तुम्हें कोई भी पेमेंट कर रहा हूं और रिटर्न में तुमसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं तो वो कौन सी पेमेंट है? जैसे मैंने तुम्हें स्कॉलरशिप दी, ग्रांट्स दी, डोनेशन दिया, तो ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। सर ये क्यों आएंगी, ये क्यों आएंगी, ये क्यों नहीं आएंगी? पैसा तो जा रहा है ना। जैसे मैंने अमेरिका को स्कॉलरशिप दी या अमेरिका वालों ने हमें स्कॉलरशिप दी, तो पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है।
क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो पैसे का रोटेशन जा रहा है ना, डॉलर जा रहा है, डॉलर आ रहा है। नेशनल इनकम में थीम क्या है बेटा? वो सामने देख, नवाज के आगे क्या नाम है? सामने देख, अदनान। देखो, हम लोगों को नेशनल इनकम में वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को रिकॉर्ड करे, जहां प्रोडक्शन अफेक्ट हो। यहां हमारी थीम प्रोडक्शन, यहां पे हमें हर तरह का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चाहिए जो रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ दी। अगर यहां पे हमने कोई भी स्कॉलरशिप ग्रांट वगैरह को कंसीडर नहीं किया तो हमारे डेबिट से इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने कनाडा में किसी को ग्रांट दी $100 की, तो वो $100 आया भी होगा हमारे पास। मान लो $100 हमारे पास एक्सपोर्ट करके आया था, तो वो आ तो गया, और गया तो हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन वो रिसिप्ट में तो था और वो पेमेंट में नहीं है। तो बताओ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो पाएगा? लॉजिकली सोचो, हो पाएगा? तो क्या ये अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस हो पाएगा? इसलिए हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को भी लेते हैं। एग्जाम में अगर कोई 2 चैप्टर को मिक्स करके कोई क्वेश्चन दे दे, आज तक आया तो नहीं है, ऐसा कोई दिमाग लगा दे और पूछे व्हाई ट्रांसफर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी बट नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, तो क्या तुम जवाब देने के योग्य हो? ऐसा 2 चैप्टर को मिक्स करके दे दे तो कि ट्रांसफर पेमेंट करंट अकाउंट में तो आता है बीओपी में, लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आता है, ऐसा क्यों? क्या आप जवाब दे सकते हो? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है दोज पेमेंट विच टेक प्लेस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। In transfer payment, no flow of goods and services is affected. That's why it's not included in national income, because national income deals with production. But it is included in current account of BOP because there is a money flow, outflow of cash or inflow of cash. तो यहाँ थीम अलग है, यहाँ थीम, इसको और अच्छे से ऐसे समझाता हूँ मैं कि हम लोग जब कैश फ्लो पढ़ते हैं, थोड़ा कॉमर्स के बच्चे इग्नोर करना, तुम दोनों आर्ट्स वाले, हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो डेप्रीसिएशन को हम लोग नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। बाकी कैश फ्लो के अलावा आज तक जितने भी चैप्टर जिंदगी में पढ़े हैं, तो डेप्रीसिएशन कभी ऐड होता है क्या? वो तो नेट प्रॉफिट में लेस होता है। तो यहाँ ऐड क्यों कर रहे हो और यहाँ लेस क्यों कर रहे हैं? दोनों का लॉजिक अलग अलग है, बट ट्रीटमेंट दोनों जगह पे सही है। यहाँ ऐड करने से ही आंसर आएगा और यहाँ लेस करने से ही आएगा। यहाँ लेस करना ही सही है और यहाँ ऐसा एग्जांपल याद रखना। चलो साइड में हटा दो ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट में आएगा गिफ्ट, डोनेशन वगैरह। बताओ, इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए गवर्नमेंट को अभी डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने तो कुछ गिफ्ट्स दिए, तो कहाँ आएंगे वो? ट्रांसफर पेमेंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? बोलो, तेज बोलो, क्योंकि पेमेंट हुआ है। क्या हुआ है? ये तीनों चीज को रीड कर लो एक बार जल्दी। यस, ये हो गया करंट अकाउंट। 3 ट्रांजैक्शंस हो गए इसमें, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और ट्रांसफर पेमेंट। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। देखो बच्चों, बीओपी के मोटे मोटे ट्रांजैक्शन तो करंट अकाउंट में आ ही गए। एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही तो ज्यादा करता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस में करता है? गुड्स में और सर्विस में। लोन वोन रोजाना थोड़ी लेते हैं अपन, यही काम धंधा रह गया हमारा। अमेरिका फोन कर लो, आज तुम पहुंचाओ पैसे थोड़े, ठीक है? ऐसे अपन लोग दिन भर लोन वोन थोड़ी लेते रहते हैं। तो जो मोटा मोटा ट्रांजैक्शन है बीओपी का, वो किस में आ गया? करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट तो इसको कंपनसेट करने के लिए है, ये समझ लो तुम। देखो, कैपिटल अकाउंट में 2 मेन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक मेरे पास जगह नहीं थी, एक बैंकिंग कैपिटल भी है, तो 3 है। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक लोन एंड एडवांसेस। क्या? लोन एंड एडवांस। सुनना बराबर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें फिर 2 है, एफडीआई और पोर्टफोलियो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो सारा पैसा जो हमने विदेशों में एज अ इन्वेस्टमेंट लगाया है या विदेश की कंपनियों ने हमारे इंडिया में लगाया है। सर इन्वेस्टमेंट की तो आपने यहां बात करी थी ना? नहीं, कंफ्यूज मत हो ना। यहां मैंने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम ली थी, तो अगर मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है तो वो फैक्टर इनकम में आएगा। लेकिन रेंट रिसीव हो रहा है तो मैंने कोई बिल्डिंग भी खरीदी होगी बाहर, तो वो बिल्डिंग खरीदना किस में आएगा? फॉरेन में। अब वो एफडीआई में आएगा या पोर्टफोलियो में आएगा, ये हमें समझना है बराबर। ध्यान से सुनो,
all those investment which give control over the investment is included in FDI. और इसका वाइस वर्सा कर लो, all those investment which do not give control over that investment is recorded in portfolio investment. तो यहाँ पे हमें एसेट भी मिलेगा और उसके ऊपर यहाँ हमारे पास एसेट आएगी, कंट्रोल। एग्जांपल सुनो, अगर मैं बाहर कोई लैंड खरीदूं, बिल्डिंग खरीदूं, फर्नीचर खरीदूं, कोई भी तरह का ट्रक खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं, ठीक है। अमेरिका भी एक पूरा देश ही खरीदने की सोच रहा है, ठीक है। मैक्सिको नहीं, ग्रीनलैंड, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका खरीदने को तैयार है। तो ग्रीनलैंड कह रहा है हम बेचने को नहीं है, लेकिन ठीक है। और वो लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ठीक है। उठ पटांग बातें करता है बाउला, ठीक है। सुना भी तुमने उसकी स्पीच सुनी, सारी उल झलूल बातें। कनाडा को तो ये कह रहा है वो कि वो 51st स्टेट बन जाए हमारा, ठीक है। समझना रिहानी इससे, ठीक है। फेकुओं का दौर बहुत चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, हमें दे दो। जरा सा देश है ग्रीनलैंड, वो कह रहा है हमारे साथ आप क्या करो, ट्रेडिंग करो, कोलैबोरेशन करो, ठीक है। बट ऐसे कोई देश बिकता है क्या? देश ही खरीद रहा है भाई। चलो खैर सुनो, अगर आप कोई भी दूसरे देश में संपत्ति खरीदते हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कोई भी चीजें खरीद रहे हो आप जिसपे कंट्रोल मिल रहा है आपको, जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह में कंट्रोल मिलता है, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? एफडीआई। कोई बाहर आपने कोई फैक्ट्री डाली, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, कंट्रोल मिलेगा आपको। अब ऐसा कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है, सिर्फ शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? जो हमारे देश से पिछले साल बहुत सारा चला गया, जिसकी बात मैं अपने अलग अलग लेक्चरों में कर चुका हूँ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हमारा बहुत डाउन रहा। वो भी एक कारण था, मतलब बहुत सारे कारण थे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? जैसे अभी मेरी फर्म है अमेरिका में और आपकी कंपनी है कोई, अब आपकी कंपनी के 5% शेयर ले लिए मैंने, और वो 5% शेयर के लिए मैंने आपकी कंपनी को 1000 करोड़ दे दिए, डॉलर में कन्वर्ट करके, ठीक है। 1000 करोड़ दे दिए, मान लो डॉलर में कन्वर्ट करा तो 10 करोड़ डॉलर हो गया वो। तो मैंने 10 करोड़ डॉलर यहाँ पे दे दिया। कहाँ पे दे दिया? इंडिया में। और इंडिया में वो हो गया 1000 करोड़, और इस कंपनी के मैंने कितने शेयर ले लिए? 5%। तो ऐसा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया तो ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? और अभी इस साल क्या हुआ? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया से चला गया, तो ये कटी आएगा। पैसा आया है तो सीधी सी बात है रिसिप्ट साइड में, और पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में। क्या बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो ये रिसिप्ट्स और पेमेंट। तो अगर हम लोगों ने कोई ऐसी जगह पे निवेश किया है जहां पे हमें कंट्रोल भी मिल रहा है तो एफडीआई, और जहां हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा है तो पोर्टफोलियो। ये क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई और पोर्टफोलियो। बार बार बोल रहा हूं, एफडीआई और पोर्टफोलियो में हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आएगा, और विदेशों से यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि हर अकाउंट में रिसिप्ट भी आएंगी और तो क्वेश्चन दोनों तरीके के आएंगे। फिर आपको ये पहचानना है पहले तो कि रिसिप्ट है कि पेमेंट है, फिर ये पहचानना है कि एफडीआई में आएगा कि क्या पहचान लोगे? क्या आप पहचान लोगे? एफडीआई में आएगा कि रिसिप्ट है कि? कितना गवार से गवार भी बच्चा हो ना तो वो ये तो पहचान ही लेगा कि रिसिप्ट है कि, जैसे वो पूरी लाइन लिखी हुई आएगी इंग्लिश में, ठीक है। मैं कुछ भी गवार बोलता हूं, तू मनन की तरफ क्यों देखता है? पागल है क्या तू? तो देखो, अगर आपको पूरी लाइन लिखी हुई आएगी कि ए लिमिटेड ने, जो कि अमेरिका की है, बी लिमिटेड में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए और 10% शेयर्स खरीदे, तो ये आप पूरा पढ़ लोगे। तो वो क्या कह रहा है? 200 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट किए, तो इंडिया में पैसा आया कि गया? बोलो ना यार। तो आप पहचान लोगे ना ये क्या है। अब इसमें शेयर्स की बात हो रही है तो ये क्या है? तो आप कहोगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा, पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आएगा, और किस साइड पे आएगा?
लास्ट बार रिवीजन हो रहा है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अब सीधे एग्जाम में दर्शन होंगे इसके क्वेश्चंस के, ठीक है, लिख के आओगे ना बराबर, ठीक है। अभी टेस्ट में भी ध्यान रखना, मेजर टेस्ट में, ठीक है। आधे अधूरे आंसर मुझे नहीं चाहिए। साइड भी बताना, सिर्फ ये बता दिया ये पोर्टफोलियो में आएगा नंबर, पोर्टफोलियो में डेबिट साइड पे या डेबिट क्रेडिट ना लिखो तो पेमेंट और रिसिप्ट लिख देना। क्या लिख देना? बढ़ू आगे बढ़ू। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 2 इन्वेस्टमेंट आएगी। अब आएंगे लोन। लोन भी 2 है, कमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या नाम है? देखो, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, ये देख लिया। अब एक देश से दूसरे देश में लोन के माध्यम से भी पैसा आता है। अभी बताया मैंने आपको कि अफगानिस्तान को हमने पैसे दिए, बांग्लादेश को हमने पैसे दिए, अमेरिका से हमने पैसे लिए, रशिया से हमने पैसे लिए। तो पैसे लेते भी हम, देते भी है, बिना ट्रेड करे। ट्रेड का पैसा तो अलग आ ही रहा है, ये अपार्ट फ्रॉम ट्रेड है लोन, जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये लोन जो हमने दूसरी कंट्री से लिया है और ये फ्रेंडली नेचर का है, इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ही कम है, तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस में आएगा। और एक लोन जो हमने दूसरे देश से लिया है वो फ्रेंडली नेचर का नहीं है, उस पर हमें मार्केट रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कमर्शियल बोरोइंग में आएगा। किसमें आएगा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग? तो 2 तरह के लोन है। कई बार क्या होता है, जैसे बुलेट ट्रेन है, इंडिया में जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया तो जापान ने हमें कहा कि भैया आप बुलेट ट्रेन का जाल बिछाओ पूरा, क्योंकि बुलेट ट्रेन उनकी टेक्नोलॉजी है, तो आप उस टेक्नोलॉजी पे रेलवे चलाओ, हम आपको एक फ्रेंडली लोन देंगे जिसके ऊपर हम 3% 4% साल का ब्याज लेंगे। अब 3-4% तो तुम समझते ही हो, लोग 3% 4% महीने का ब्याज लेते हैं और 6 साल का ले रहा है, और साथ में हम तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, हमारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएंगे, कैसे काम करेगी ये बताएंगे, सब कुछ हमारा होगा। तो इंडिया ने कहा ये तो गुड डील है, करो इसमें इन्वेस्ट। तो हम लोगों ने लिया वो प्रपोजल, ठीक है। तो वो शिंजो आबे करके थे उस समय पे, जापान के प्रेसिडेंट, जिनका अभी थोड़े समय पहले असैसिनेशन हो गया। एक रैली वो कर रहे थे, किसी ने गोली चला दी, ठीक है, और उनकी बहुत दुखद तरीके से मृत्यु हो गई। शिंजो आबे जापान के प्रेसिडेंट थे काफ़ी साल से, और उनके साथ हमारे यहाँ के हर प्रेसिडेंट के बहुत अच्छे रिलेशन थे। मोदी जी के उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, उसके पहले मनमोहन सिंह के अच्छे रिलेशन थे। तो ही रियली केयर्स फॉर इंडिया, ठीक है। इससे पहले जब गंगा आरती वगैरह हुई थी तो उसमें भी उन्होंने वाराणसी में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के कल्चर को, इंडिया के हेरिटेज को बहुत एडमायर करते थे वो, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जब उनकी असैसिनेशन हुआ तो इंडिया ने भी अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड उनके रूप में खो दिया, ठीक है। तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी वगैरह जब दी थी तो उन्होंने ये टर्म्स रखी थी कि हम इंटरेस्ट भी बहुत कम लेंगे, टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। पर प्रेजेंटली मुझे याद नहीं है अभी इंटरेस्ट वही चल रहा है या क्या, बाकी लॉन्ग टर्म डील थी तो शायद लॉक हो गया होगा, तो वही रेट चल रहा होगा। खैर, तो जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है वो हमें एक नेग्लिजिबल रेट पे मिलता है। फ्रेंडली लोन है एक तरीके का, इसमें सिर्फ नाम मात्र का ब्याज है। और कमर्शियल बोरोइंग हमें बिल्कुल मार्केट रेट पे मिलता है, बिल्कुल प्रोफेशनल लोन जो है कि अगर आप हमसे पैसे ले रहे हो आपको 12%, 14%, 16% क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं? अब इसमें भी फिर 2 बातें आएंगी। हम उनसे पैसा लेंगे तो रिसिप्ट है, क्योंकि पैसा आ रहा है, हालांकि बाद में चुकाना पड़ेगा लेकिन अभी तो आ रहा है ना। और हम उनको लोन देंगे तो पेमेंट है, तो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में आएंगी, और पेमेंट है तो, और इंटरेस्ट रेट अगर एकदम नॉर्मल है, कम है मतलब, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस में, और मार्केट रेट है तो कमर्शियल। क्या आप हेड और सब हेड में बराबर डिवाइड कर दोगे भाई? जवाब दो मुझे। पक्का? ठीक है। तो आप लोगों को बताना है भैया कि कमर्शियल बोरोइंग है या एक्सटर्नल असिस्टेंस है, फिर उसमें भी रिसिप्ट्स है या पेमेंट। इसमें एक लास्ट चीज दे रखी है, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। दिख रहा है? बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन में हम लोगों को बताना है कि हमारे जो एनआरआई होते हैं, कौन होते हैं? वो लोग भी बहुत, 1 मिनट बैठा, 1 मिनट बस, नहीं 1 मिनट में आ ही रहा हूं मैं। बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन में हम लोग वो दिखाते हैं कि कितना पैसा हमारे पास एनआरआई वगैरह से, जैसे हमारे जो बाहर के एनआरआई लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, तो वो लोग भी पैसे जमा कराते होंगे, तो वो लोग भी हमें डॉलर भेजते हैं, तो वो पैसा भी कहीं पर आना चाहिए। तो वो पैसा किधर आएगा? बैंकिंग कैपिटल।
अब एक बार आपने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बना लिए तो देखो हमने हर तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, इधर आ गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस की है, इधर आ गई। गिफ्ट और डोनेशन है, इधर आ गया। लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदी है, इधर आ गया। शेयर्स खरीदे हैं, इधर आ गया। लोन लिया है, इधर आ गया। लोन कंसेशनल रेट पे लिया है, इधर आ गया। एनआरआई ने पैसे जमा कराए हैं, इधर आ गया। अब बताओ कुछ बचा? तो एक एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या तो करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में, और खत्म ही है। अब इसमें डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, ये कल लास्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।